हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्याक्स एकेडमी। मैं सुमित चौधरी फ्रॉम दिव्याक्स एकेडमी और आज हम आपको टर्म फर्स्ट मैथ्स कंप्लीट रिवीजन कराने जा रहे हैं क्लास 10th। तो देखिए, ये कंप्लीट रिवीजन होगा जो कि आपको बोर्ड पेपर मैथ पेपर की तैयारी करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है नहीं? तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो देखिए बच्चों, हमारा जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। ठीक है नहीं? तो रियल नंबर्स में जस्ट ए मिनट, देखिए सबसे जो फर्स्ट में है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम क्या है अर्थमेटिक की, जस्ट तो देखिए ये कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो कोई भी आपका कोई भी नंबर है ना, उसको उसके प्राइम के फॉर्म में नोट किया जा सकता है। ठीक है नहीं? जैसे हम आपको बता रहे हैं कि हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एक नंबर है 12। ठीक है नहीं? तो 12 को आप इस तरह से फैक्टर कर सकते हैं 2 × 2 × 3। ठीक, तो देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, एनी कंपोजिट नंबर, और इसको लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, यानी कि जो आपके प्राइम फैक्टर है ना, उनके प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। और हर एक का जो फैक्टराइजेशन होगा ना, हर नंबर का, यानी ईच नंबर हैव इट्स यूनिक फैक्टर, तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो सबका यूनिक होगा। ठीक है नहीं? तो ये कहती है फंडामेंटल थ्योरम। जैसे इसको अब इसको करेंगे तो ये होगा प्राइम फैक्टर इसके 2 सॉरी ये 2 × 2 × 3, तो ये इसका प्राइम फैक्टर है। किसी दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टर इसी का जैसा नहीं हो सकता सेम। ठीक है नहीं? तो ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है। देखिए ये कह रहे हैं बाई यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक वी कैन सेल, हम एचसीएफ पता कर सकते हैं एंड एलसीएम भी पता कर सकते हैं। ठीक है नहीं? जैसे मैंने एग्जांपल में दिए हुए हैं आपको, एक नंबर है 12, एक नंबर है 15। तो देखिए इन दोनों से एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में क्या करते हैं, जैसे मेरे पास में 12 है तो 12 को फैक्टर कर लो। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3। ठीक, एंड 15 के फैक्टर करो तो 15 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 3 × 5। ठीक है, अब बच्चों लेट आपको एचसीएफ पता करना है। ठीक है नहीं? तो एचसीएफ में क्या देखते हैं कि इन दोनों के अंदर जो भी कॉमन है ना, वो इनका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो एचसीएफ के अंदर इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो जो एचसीएफ आएगा वो 3 आएगा। ठीक, एंड यदि बात एलसीएम की जाए कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो बच्चों एलसीएम के लिए जो हाईएस्ट फैक्टर होता है ना, वो वाला लेते हैं एलसीएम में, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। ठीक है नहीं? तो देखिए यहाँ पे यानी किसी भी नंबर को छोड़ते नहीं है, ये भी आपको पता रखना है, किसी भी फैक्टर को छोड़ नहीं सकते आप। ठीक है नहीं? तो यहाँ पे देखिए 2 एचसीएफ के लिए 2 × 3 कितना टाइम्स है, या 1 टाइम, या भी यानी सब में देखते हैं कि सब में कोई नंबर कितने जो मैक्स टाइम होता है उसे लेते हैं। ठीक नहीं? तो यहाँ पे 3 1 टाइम है मैक्स, एंड 5 भी 1 टाइम है। ठीक नहीं? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप यहाँ से एलसीएम पता कर सकते हैं। तो इसे लिखेंगे 4 × 3 × 5। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 × 15, 15 4 × 60। ठीक, तो ये इसका एलसीएम हो जाता है। इस तरह से एलसीएम एंड ये ऐसे होता है। ठीक है नहीं? बच्चे देखिए एक मैं इसी के साथ में बता देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए आपसे पूछा जाता है, अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 2 प्राइम्स नंबर हैं, 2 प्राइम नंबर्स हैं, 2 प्राइम नंबर ए एंड बी। ठीक, ए एंड बी 2 प्राइम नंबर हैं, इनका एचसीएफ पूछते हैं आपसे। ठीक है नहीं? तो 2 प्राइम नंबर ए एंड बी, सॉरी को प्राइम, प्राइम नहीं को प्राइम पूछेंगे आपसे। ठीक है नहीं? तो 2 प्राइम नंबर है ए एंड बी, इन दोनों को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ पूछेंगे आपसे, तो 1 आएगा। ठीक है, एंड से एलसीएम पूछने लगे आपसे, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो ए इंटू बी, क्योंकि को प्राइम है ना, तो इनमें कुछ कॉमन तो होगा नहीं, तो डायरेक्ट इनके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ठीक है नहीं? ये कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। यदि ए एंड बी 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं तो इनका एचसीएफ पता करने के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए ये फॉर्मूला होता है कि देखिए एच सी एफ इंटू एलसीएम, यदि एच सी एफ मल्टीप्लाई करें एलसीएम दोनों का, तो ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्या, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ से आपका कुछ फॉर्मूले निकलते हैं। देखिए जैसे एच सी एफ आपसे पूछा जाए तो आप कर सकते हैं एलसीएम को डाउन में भेज देंगे, तो क्या करेंगे कि ए इंटू बी अपॉन एलसीएम।
ठीक। और यहीं से यदि आपसे एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकलता है ए इंटू बी अपॉन एच सी एफ। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है नहीं, चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए बच्चों, अब बात आती है आपकी रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो रैशनल नंबर होते हैं, ए नंबर इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो नंबर लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 2 है, -3, 3, 7, जो भी कुछ नंबर हैं ये सारे आपके रैशनल नंबर हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, अ नंबर विच कैन नॉट बी राइट एज पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है नहीं, उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे आपके √2, √3, √5 ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। पाई भी आपका इरेशनल नंबर हुआ है। बच्चों क्या है कि आप जैसे √4 है, ये एक इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसको आप रूट से बाहर लेके 2 लिख सकते हैं। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं, जैसे कि √9, ठीक है नहीं, √16, इट इज़ नॉट इरेशनल नंबर्स, ये रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो डेसिमल होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वे सारे डेसिमल्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है नहीं, जिनके डेसिमल को टर्मिनेट किया जा सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इधर में बात चलिए रिपीटिंग। तो देखिए जो रिपीटिंग वाले डेसिमल होते हैं, यानी कि 1.333 लाइक, इन नंबर्स को इनको भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है नहीं, तो ये भी आपके क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। बच्चों देखिए, मैं यदि आपको बताऊं कि एक आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है नहीं, प्लस रैशनल है। देखिए इरेशनल नंबर लाइक ए पॉइजन, आपका जो पॉइजन होता है ना, ये इरेशनल नंबर पॉइजन की तरह है, जैसे जिसके भी साथ में मिलाइए, देखिए आप क्या करेंगे, मिल्क प्लस पॉइजन आपका पॉइजन ही बनेगा। ठीक है नहीं, आप टी प्लस पॉइजन करो, आप जूस प्लस पॉइजन करो, जो भी कुछ करोगे वो मिलेगा इन टोटल पॉइजन ही। तो इरेशनल नंबर लाइक पॉइजन है। इस इरेशनल नंबर को किसी के साथ में, किसी रैशनल के साथ में मल्टीप्लाई करो, सम करो, डिवाइड करो, जो भी कुछ करोगे बनेगा इरेशनली। ठीक है नहीं, देखिए नेक्स्ट, लेट x इज इक्वल पी अपॉन क्यू बी और रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। देखिए एक मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, ठीक है नहीं, जिससे कि आपको थोड़ा सा ठीक से समझ में आ पाए। जस्ट मिनट, देखिए ये कह रहे हैं कि यदि कोई नंबर है p अपॉन क्यू और q को हम इस तरह से इसके फैक्टराइज करें तो ऐसे लिखा जा सके कि p अपॉन 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। यदि 2 और 5 की पावर में इसके फैक्टर किए जा सकते हैं q के, तो ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है नहीं, यानी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसे टर्मिनेट किया जा सकता है, आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है नहीं, और कोई एक ऐसा नंबर जो कि आपका p अपॉन क्यू एंड q के जहाँ पे फैक्टर हो रहे हो 2, 5, इनसे भी अलग कोई 3 या कोई अदर आपका कोई फैक्टर आ जाता है, तो ये जो नंबर होगा ना वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इस तरह का आपका नंबर आएगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अपने सेम पेज पे जो हमारा था पहले। देखिए बच्चों, चलिए ओके, नेक्स्ट देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं चैप्टर 2 पे। ठीक है, चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों पॉलिनोमियल्स कौन से नंबर होते हैं, वे सारे टर्म्स, जितने भी आपके टर्म्स आती हैं, ठीक है नहीं, बहुत सारी टर्म्स का कॉम्बिनेशन आपका पॉलिनोमियल बनाता है। और टर्म्स पे जब जो पावर होती है ना, पावर वो होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, पावर कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। जिनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होती है वही आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं। इसको छोड़ के कोई भी नंबर आपका पॉलिनोमियल नहीं होता, यानी कि यस। देखिए पॉजिटिव इंटीजर के साथ में पावर 0 भी हो सकती है, सॉरी, पॉजिटिव इंटीजर के साथ में पावर 0 भी हो सकती है। ठीक है नहीं, पॉजिटिव इंटीजर प्लस पावर 0, या फिर आप ऐसे कहें कि नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। ठीक है नहीं,
शुड नॉट बी, मैं यदि यहाँ पे लिख दूँ शुड नॉट बी, पावर शुड नॉट बी नेगेटिव इंटीजर, है ना, यहाँ पे लिख दो नेगेटिव इंटीजर। जो पावर है वो नेगेटिव इंटीजर में नहीं होनी चाहिए, वे सारे टर्म्स पॉलिनोमियल होती हैं, ठीक है ना। तो बच्चों जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ए रियल नंबर के इज ए सेड टू बी ए जीरो पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इज इक्वल टू जीरो। ये कह रहे हैं कि जो जीरोज क्या होते हैं बच्चों, आपने पढ़े हैं जीरो, ठीक है। जीरो वे वाले नंबर होते हैं जो कि किसी पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पर पुट करने पर, ठीक है ना। पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या होता है एक्स, एक्स के प्लेस पे उसे पुट कर दो तो वो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो देता है, ठीक, वो जीरो होती है। यानी कि जीरो खुद में जीरो नहीं होता, जीरो कोई भी नंबर होता है जिस नंबर को पॉलिनोमियल में पुट करने पे और वो पूरी पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। देखिए जितने मैं बताऊँ आपको कि किसी भी पॉलिनोमियल के जितने भी पावर होगी ना, यानी कि मैं कहूँ डिग्री, पावर का मीन्स डिग्री यानी मैक्स पावर, है ना, ये हम मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं डिग्री। जितने डिग्री होंगी उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर। तो यानी जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उसकी डिग्री वन होती है, तो उसमें क्या जीरो वन होगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक, हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट टू जीरो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक में दो हो सकते हैं। ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट थ्री जीरोज, ठीक है नहीं। इन जनरल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हैज एट मोस्ट एन जीरोज, यानी कि यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री एन है तो उसके अंदर एन जीरोज होंगे, ठीक। ग्राफ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखिए डिफरेंट टाइप के जो अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं उनके ग्राफ भी अलग अलग होते हैं। तो देखिए जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उस पर यदि कोई मेरे को जैसे 2x+5 लेट मान के चलिए कि ये एक आपको कोई भी लाइन दे रखी है, ठीक है नहीं। तो इसके लिए आप जैसे ही इसे ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जैसे ही कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसे आप ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए क्या मिलेगा बच्चों, आपको इस तरह से ये पैराबोला, इस तरह से कोई पैराबोला मिलेगा, ठीक है नहीं। और ऐसे भी मिल सकता है आपको, ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है, ये करके कोई एक पैराबोला आपको मिलने वाला, ठीक है नहीं। बट ये देखिए एक्स को टच जरूर करेगा, ठीक है, ये एक्स को टच करके जाएगा, यहाँ भी एक्स को टच करके जाएगा, टच नहीं करे तो क्रॉस भी कर सकता है, ठीक है नहीं, ऐसे करके ऐसे भी ये जा सकता है, ओके। तो ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपकी आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, देखिए ये पैराबोला बता रहे हैं कि पैराबोला बनता है, ठीक। अब आती है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसकी आपकी जो इक्वेशन होती है वो होती है ax3 यानी x की पावर 3 bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये आपके पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये कह रहे हैं जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। आपने क्या, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, यानी कि जिसकी डिग्री वन होती है, उसका जीरो कितनी होंगी, वन जीरो होगी। यानी कि कोई ऐसे लिखा हुआ है ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक। तो इसके हम जीरो की बात करें, इसका जीरो क्या आएगा, तो इसका जीरो माइनस बी अपॉन ए ही आता है, क्योंकि ये जो बात हो रही है वो लीनियर पॉलिनोमियल की हो रही है, आपको यहाँ फोकस करना है, ठीक है नहीं। चलिए सेकंड, इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए अक्सर क्या करते हैं कि आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। ये वाली पॉलिनोमियल है, इस पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं। तो देखिए सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरो होती हैं उनका सम क्या होता है, उनका सम आता है अल्फा प्लस बीटा, उनको डिनोट करते हैं, यदि पहला जीरो अल्फा एंड सेकंड जीरो बीटा है तो ये होती है माइनस बी अपॉन ए। यानी कि ये जो माइनस बी होता है ये एक्स का कोफिशिएंट होता है एंड ए जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है, ठीक है नहीं। ओके नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c अपॉन ए, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपॉन ए होता है। नेक्स्ट देखिए यदि हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है नहीं, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये क्या है ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक। और यहाँ
जैसे ही आप तीनों जीरोज का सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखिए यदि इस तरह से हैं टू जीरोज का प्रोडक्ट करने के बाद में सम हो रखा है, ठीक है नहीं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। यदि तीनों ही जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे आप अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि उसकी जीरोज के बारे में, जीरोज का नेचर पता कर सकते हैं आप, ठीक है नहीं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, देखिए यदि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बात इसकी चल रही है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट डी आता है इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। और यहाँ पे देखिए यदि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है डी इज ग्रेटर देन 0, तो आपके जो जीरोज आती हैं या आपके रूट आते हैं वो डिस्टेंट तो होते हैं, क्या होते हैं, डिस्टेंट रूट एंड रियल होते हैं, ठीक बच्चों। यदि d इज इक्वल टू 0 के होता है तो आपके जो रूट होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल एंड रियल, ठीक है। यदि आपका d लेस देन 0 होता है तो जो आपके रूट होते हैं वो वर्चुअल ही होते हैं, ठीक है नहीं, वर्चुअल रूट होते हैं यानी कि रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 3 देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है ना, यानी कि इक्वेशन तो लीनियर होगी, पावर उन पे सिंगल ही आएगी, बट जो वेरिएबल होंगे वो दो होंगे उसमें, ठीक है नहीं, दो वेरिएबल का यूज हो रखा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल एक एक्स है एंड दूसरा वेरिएबल वाई है, और पेयर में है, दो लाइन्स हैं, ठीक है नहीं, टू लाइन्स आपको दे रखी हैं पेयर में, लाइन फर्स्ट लाइन सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए इनके ये कोफिशिएंट दे रखे हैं, एक्स के कोफिशिएंट को ए, वाई के कोफिशिएंट को बी कहा गया है, ठीक है नहीं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए तीन कंडीशन आती हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर के लिए। तो यहाँ से देखिए सबसे फर्स्ट में क्या है, इनको लाइन्स का आपको नेचर पता करना है। तो यहाँ से आप लिखेंगे, जैसे आपने ए1 की वैल्यू लिखेंगे, B1 की वैल्यू लिखेंगे एंड C1 की वैल्यू लिखेंगे जो भी है, ठीक। एंड इधर से आप A2 B2 एंड C2 लिखते हैं, ठीक है नहीं। इसके बाद में यदि ये यूनिक सॉल्यूशन देते हैं, इनका सॉल्यूशन यदि यूनिक होता है तो उसके लिए एक कंडीशन होगी, तभी सॉल्यूशन यूनिक होगा कि यदि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आता है तो आपकी जो इक्वेशन है ना उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक। नेक्स्ट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यदि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी कि तीनों ही आपके जो कोफिशिएंट हैं इनके रेशियोज इक्वल आते हैं तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखते हैं, ठीक है नहीं। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी, नो सॉल्यूशन के लिए आपका A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये पहले वाला तो होगा बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये वाली कंडीशन आपकी आएगी, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए दो भी कोई आपकी लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के लिए दो तरह से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, एक ग्राफिकल मेथड होता है आपका और एक एल्जेब्रिक मेथड होता है, ठीक है नहीं। चलो ये नेक्स्ट बताते हैं एल्जेब्रिक मेथड। चलो यहीं पे जो एल्जेब्रिक मेथड है इसको आपके लिए 3 टाइप से बताया गया है, ठीक है नहीं। वैसे तो वैसे 3 टाइप होते हैं बट आपको आपके सिलेबस में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो कटा दिया गया है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे एक आप मेथड पढ़ते हो एलिमिनेशन मेथड बच्चों, और सेकंड जो आता है वो आता है सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है नहीं, सब्सटीट्यूशन मेथड आता है। आपने इन्हीं दो मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा होगा। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे लाइंस इन 2 डायमेंशंस। तो यहाँ पे बात होती है कार्टेशियन प्लेन। तो देखिए मैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो बच्चों इस तरह से आपका एक प्लेन होता है जहाँ पे कि ये आपकी एक्स एक्सेस है, ठीक है नहीं, एक्स एक्सेस बोल देंगे एंड दिस इज योर वाई एक्सेस, ठीक है, ये क्या है आपकी वाई एक्सेस है, ठीक। ओके, इस तरफ जैसे ही ये आपका ओरिजिन होता है, ओरिजिन O, यहाँ पे O आप चलो वैसे लिख लो, एंड इधर में आप जैसे ही जाते हैं ये आपकी पॉजिटिव साइड होती है, इधर में आप जाते हैं तो नेगेटिव साइड होती है, यानी कि राइट साइड में चलेंगे इससे राइट, ठीक है नहीं,
आप राइट साइड में चलते हैं तो पॉजिटिव एंड लेफ्ट में चलते हैं तो ये नेगेटिव साइड होगी, ठीक है नहीं। इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है नहीं, आप इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कह सकते हैं। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक। इस तरह से आपके क्वाड्रेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो y ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे की साइड में जो y होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक। चलिए इस तरह से आपकी ये कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब लेट मान के चलिए कि कोई लाइन है या दो पॉइंट हैं, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो इनके अपने कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि x1, y1, ठीक है नहीं, ये कोऑर्डिनेट हैं, एंड इधर में x2, y2। तो इनके बीच की डिस्टेंस की यदि आपसे पूछिए कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, ठीक है नहीं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं। यदि देखिए आपको ये नहीं याद है तो आप सेकंड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं, इससे कोई आपको खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आप ये भी कर सकते हैं x1 माइनस x2 सीधा सीधा सा का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये देखिए दिक्कत इस वजह से नहीं आती है क्योंकि आपकी वैल्यू जो भी आएगी ना प्लस माइनस की, उसका स्क्वायर हो रखा है, तो वो ऑलरेडी प्लस की ही हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो इस वजह से ऐसे कोई चेंज नहीं आ सकता, आप ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको सेक्शन फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है नहीं। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस कम है, मैं आपको एक ब्लैंक पेज लेके एंड उसके बाद में ट्राई सेक्शन वाले बताता हूँ, ठीक है नहीं। देखिए आपको बताने हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। तो देखिए लेट बच्चों मान के चलिए कि कोई ए एंड बी पॉइंट है, ठीक है नहीं, और इसके कोऑर्डिनेट वही x1 y1 एंड इसके बी के कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2 हैं, ठीक है नहीं। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P और P इन दोनों लाइंस को m/n में डिवाइड करता है, ठीक है नहीं, m/n में इन दोनों पार्ट को डिवाइड करता है, यानी कि जो ये पार्ट है वो m है एंड ये पार्ट है वो n रेशियो, ठीक है, दोनों का रेशियो। तो इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं जो हमें पता करने हैं। तो यहाँ से आप x कोऑर्डिनेट पता करने के लिए लगाएंगे, तो देखिए क्या करेंगे कि जो ये n है, n का मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ में, पहले x1 को निकाल लेना, तो n का मल्टीप्लाई x1 के साथ में एंड m का मल्टीप्लाई जो होगा वो x2 के साथ में, ठीक है नहीं। चलिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करना पहले, ठीक है नहीं। तो क्या लिखेंगे आप nx1 प्लस mx2 और डाउन में आप दोनों का सम कर देंगे m प्लस n, ओके। एंड इसी तरह से आप y को पता करेंगे, तो y के लिए भी सेम जैसे n का इधर में किया था पहले x1 से, क्योंकि हम अब y पता कर रहे हैं तो अब y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ny1, ठीक है नहीं, ny1 प्लस my2 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलिए अभी देखिए ट्राई सेक्शन, ठीक है नहीं, तो ट्राई सेक्शन और बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है नहीं। तो देखिए ट्राई सेक्शन में क्या है, यहाँ पे है देखिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे बोला गया है कि कोई दो पॉइंट जितने भी हैं इसके ट्राई सेक्शन किए गए हैं, ठीक है नहीं, क्या ट्राई सेक्शन। तो देखिए बच्चों ये जो ट्राई का मीन्स है, तो जो ट्राई है ना इसका मीन्स है कि 3 इक्वल पार्ट। देखिए बच्चों इसके 3 इक्वल पार्ट करने के लिए इसे बीच में से दो जगह से इसे तोड़ा जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ से आप पॉइंट मान सकते हैं, ये कोई P1 पॉइंट है एंड ये P2 पॉइंट है। तो शुरुआत में क्या होता है, देखिए इक्वल पार्ट में गया है तो ये इक्वल ये सभी बराबर हैं, तो इनका रेशियो होता है 1:1:1 तीनों का, ठीक है नहीं। तो अभी देखिए P1 के मान के चलिए P1 के पॉइंट हमें निकालने हैं, तो सबसे फर्स्ट में जो कंडीशन लेते हैं ना हम ऐसा लेते हैं कि P2 को स्किप कर देते हैं, ठीक है ना, हाइड कर दो उसे। लेट ऐसे इस तरह से मानो आप शुरुआत में कि देखिए ये पॉइंट ए था, ये आपका बी था, ठीक है ना, आपने P2 को हाइड कर दिया और यहाँ पे P1 आपने फर्स्ट में P1 को लिया है। तो देखिए अभी इधर में कितने पार्ट हैं, अभी यहाँ तो देखिए एक ये एंड एक ये दोनों बच रहे हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि आपका पॉइंट तो इधर में, तो ये हो जाएगा 2:1 में, ठीक है नहीं। तो इस तरह से आप ऐसे लेके इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सेकंड टाइम आप P2 को लेके क्या करेंगे,
जैसे आप P2 को लेंगे तो फिर आप ये कंडीशन मानेंगे, जस्ट ए मिनट यहाँ पे, ठीक है नहीं। तो P2 के लिए आप इसे थोड़ा सा हाइड कर देंगे तो ये एंड ये 2 रेशियो हो जाएगा, ठीक है, 2:1, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से लेके इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका चैप्टर 5 है आपका ट्राइंगल, ठीक है नहीं। तो देखिए ट्राइंगल के लिए सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल सबसे फर्स्ट में हम आपको बता रहे हैं। तो सिमिलरिटी के लिए बच्चों 3 कंडीशन होती थी, ठीक है नहीं। सिमिलरिटी के लिए 3 क्राइटेरिया, एक ट्रिपल ए यानी कि एंगल 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 वाला क्राइटेरिया, एक देखिए ट्रिपल एस यानी कि साइड साइड साइड, ठीक है नहीं, और एक क्राइटेरिया आपका साइड एंगल साइड। तो देखिए एंगल 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 का ये था कि आपके कोई 2 ट्राइंगल हैं, ठीक है नहीं, 2 ट्राइंगल हैं। यदि ये जो फर्स्ट एंगल है वो एंगल इस एंगल के इक्वल है, सेकंड एंगल भी इन दोनों का इक्वल है, एंड थर्ड एंगल भी इन दोनों का इक्वल है। तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल जैसे मैं ऐसे नाम दे दूं ABC, तो ये एंगल ट्राइंगल PQR के सिमिलर होगा, ठीक है नहीं। और इसे ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखिए बच्चों इनकी थोड़ी कोडिंग होती है, एक सीक्वेंस होता है, यानी कि यहाँ पहले A एंगल आ रहा है, ठीक है नहीं, फर्स्ट वाला, तो यहाँ पहले P एंगल आएगा, ठीक है नहीं। सेकंड में यहाँ B आ रहा है यानी कि सेकंड ये वाला, तो यहाँ भी Q लेंगे आप, ठीक है, और इधर में लास्ट में C एंड यहाँ पे R। तो ये इसकी कोडिंग हो गई है, ठीक है। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते। यदि आप लिखना चाहें कि ABC सिमिलर टू किधर से भी शुरू कर दो, तो ऐसे नहीं कर सकते आप। ट्राइंगल RQP यदि आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये आपको विशेष ध्यान देना, ठीक है नहीं। नेक्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और जैसे कि थेल्स थ्योरम भी कह देते हैं, ठीक। तो ये थेल्स थ्योरम क्या कहती है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल to intersect other 2 sides at distant point, the other 2 sides are divided in the same ratio। तो ये कह रहे हैं, देखिए बीपीटी थ्योरम के लिए सबसे फर्स्ट में मैं आपको बीपीटी बताता हूँ, ठीक है नहीं, बीपीटी। देखिए बच्चों ये कोई ट्राइंगल है, ठीक, और ट्राइंगल के लिए कह रहे हैं कि यदि ये ट्राइंगल था कोई ABC, ठीक, और ये कोई पॉइंट है यहाँ पे D, ये कह रहे हैं D पॉइंट से यदि एक लाइन खींची जाए और जो लाइन इस BC लाइन के पैरेलल हो, ठीक है नहीं, और DE लाइन खींची है, यानी कि ये ऐसा कहे कि यदि DE पैरेलल टू BC है, तो बच्चों आपका इससे रिजल्ट ये निकलता है, थ्योरम के जरिए से रिजल्ट ये निकलता है कि AD जिधर में AD ये जो D पॉइंट है वो AB को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, उसी रेशियो में पॉइंट E AC को डिवाइड करेगा। यानी कि आप ऐसे ये लिख सकते हैं कि AD अपॉन DE इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक, ये वाली आपकी थ्योरम बताती है, ठीक है नहीं। अब बच्चों हो जाता है आपका सेकंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है नहीं, क्या होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो देखिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में ये बताती है थ्योरम कि ये कोई वैसा ही ट्रायंगल ABC है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि यदि एक यहाँ पे पॉइंट है एक यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है नहीं, और ये दोनों ही पॉइंट, ये जो दोनों पॉइंट हैं वो इस पार्ट को एंड इस पार्ट को उसी रेशियो में डिवाइड करते हैं जिसमें ये दोनों हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मीन्स ये है कि ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यदि ये वाली कंडीशन है तो आप इसे रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि जो लाइन DE है वो पैरेलल होगी BC के, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इधर में देखिए जैसे ही आप BPT याद करेंगे तो आप पॉइंट P को पकड़ लेंगे, ठीक है नहीं, पॉइंट P को पकड़ ले, आप ये याद कर सकते हैं कि यहाँ पे ये पैरेलल है, ठीक है नहीं, ये क्या है पैरेलल है, पैरेलल है तो सेम रेशियो, ठीक। आप याद करेंगे कि यदि लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियो क्या होगा साइड्स का सेम, ठीक है नहीं, सेम रेशियो। और जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है वो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है नहीं। उधर में क्या होगा कि यदि रेशियो सेम है तो लाइंस पैरेलल होगी, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। देखिए बच्चों यहीं से आ जाती है इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर। देखिए यदि दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है नहीं। चलिए इस चीज़ को बता देते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि कोई
जस्ट ए मिनट, मैं आपको समझाऊं कि बच्चों देखिए, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी एंड ये है पी क्यू आर, ठीक है ना। यानी इसकी ये साइड, इसके साइड के रेशियो इक्वल है, इसका एंड इसका, एंड ये थर्ड वाली और ये भी थर्ड वाली। यानी कि मैं ऐसे कह दें कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन है पी क्यू आर के, ठीक है नी, ए बी पी क्यू आर, ठीक है नी, इस तरह से है। तो इनमें यदि मैं इन दोनों के दोनों का एरिया, यानी मैं कहूँ कि एरिया ऑफ ए बी सी का रेशियो क्या होगा एरिया ऑफ पी क्यू आर के साथ में, ठीक है। तो बच्चों ये निकालने के लिए आप इनकी कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे, ठीक है ना, कोई भी करस्पॉन्डिंग, यानी कि जो साइड इसकी लेंगे वही उसकी लेंगे और इन दोनों के साइड के रेशियो जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू, इसका स्क्वायर करने के बाद में ये पता हो जाएगा। यदि ये नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है ना, इसके स्क्वायर। नहीं तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ए सी, ये थर्ड वाली ली तो इधर में भी पी आर आएगा, ठीक है ना, पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए इधर में बच्चों थ्योरम बेस्ड ऑन राइट ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड एक थ्योरम है। तो बच्चों ये थ्योरम कहती है कि जैसे आपका ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है नी, तो इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी ये ट्रायंगल है आपका राइट एंगल, ठीक है नी। तो यहाँ पे आपका जो एक हमने जो राइट एंगल था यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है नी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नीचे के लिए। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये भी यहाँ पे 90 डिग्री पर ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर है ना। तो ये खुद यानी कि पहले ये जो ट्रायंगल था वो राइट एंगल था, ठीक है नी, राइट एंगल था। और इससे जो बनने वाले दो ट्रायंगल होंगे यानी कि ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड, ये भी आपस में भी ये सिमिलर होंगे और ये जो पहला वाला ट्रायंगल था ये भी सिमिलर होगा, ठीक है नी। यानी कि इसे यदि मैं फर्स्ट सेकंड कहूँ तो मैं ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला एंड जो पहले था, ठीक है नी, पहले जो था वो, ये तीनों ट्रायंगल सेम होंगे, ठीक है, सेम क्या सिमिलर होंगे, सॉरी, ठीक है, क्या होंगे सिमिलर होंगे, ठीक है। और ये इस तरह से होंगे, आपको सीक्वेंस लेके चलना है कि ए बी डी सिमिलर, ए सी ए बी सी, ठीक है नी, आप मैच कर लेंगे सिमिलरिटी के हिसाब से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम बताई गई है आपको, ठीक है नी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो सबसे लंबी साइड होती है, मैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड कर दूँ, ठीक है नी, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के, ठीक है नी। तो इनको देखिए कोई कोडिंग नहीं दे रखी है, कोई नाम नहीं दिया मैंने लिख दिया ये लॉन्गेस्ट साइड है। तो लॉन्गेस्ट साइड हमेशा जो सबसे बड़ा एंगल होता है यानी कि 90 डिग्री उसके अपोजिट वाली साइड होती है, ठीक है नी। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक। तो इसका स्क्वायर इक्वल होता है ये साइड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों अभी आपको कराते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बच्चों देखिए आपको साइन कॉस टेन इनके रेशियो याद करने हैं और उम्मीद है कि आपको इनके रेशियो तो याद ही होंगे, ठीक है नी। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है एक ट्रायंगल, ठीक है नी, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है एंड टेन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है नी। ये परपेंडिकुलर बेस अपॉन ऐसे आ जाता है कि देखिए जो टेन बनता है रियली में टेन का फॉर्मूला ये होता है कि साइन अपॉन कोस। तो यहाँ से भी यदि आप साइन अपॉन कोस कर लें, साइन अपॉन कोस, तो क्या है हाइपोटेनस है हाइपोटेनस कट जाएगा एंड पी अपॉन बी बचता है, ठीक है नी। तो आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है नी। नेक्स्ट कोट पी, कोट देखिए ये टेन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है नी। तो इधर में भी ये साइड क्या है कि रेसिप्रोकल हो जाते हैं तो बी अपॉन पी हो जाता है। सेक, सेक के लिए भी फॉर्मूला आपको, सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन आपका पी अपॉन एच होता है तो कोसेक को आप एच अपॉन पी करके याद करेंगे, ठीक है। जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा बताया था। साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ठीक है ना। और बच्चों ये टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा होता है, ठीक। कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होती है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों पीछे वाले में मैं आपको इनमें एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है नी, जस्ट थोड़ा छूट गया है तो मैं इधर में बता देता हूँ, ठीक। देखिए एक आपने पढ़ा है
जैसे ही आपको मिले कि साइन थीटा है, ठीक है नहीं, अब साइन थीटा से आपको बनाना है कॉस में, ये साइन का एक एंगल कॉस में चेंज करना है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि यदि आपको रेशियो बदलना है तो ये एंगल जो भी है उसे 90 में से माइनस कर दो, ठीक। यानी कि और दूसरे मेथड में आप ये भी कह सकते हैं, जैसे मान के चलिए मैं आपसे ये कहूँ कि साइन 10 डिग्री है, ठीक है, और यही चीज़ मेरे को कॉस में लिखनी है, तो साइन को यदि मुझे बदलना है तो मुझे ये भी बदलना पड़ेगा, दोनों ही तरह से बदला जाएगा। तो देखिए साइन को कॉस बना दिया, तो इसको 90 से माइनस कर दो, तो 90 से 10 माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 80 डिग्री, तो साइन 10 कॉस 80 के इक्वल होता है। यदि मैं लिखूँ कि साइन 30 डिग्री है, ठीक है, ये कॉस में लिखना है मेरे को, तो कॉस में क्या लिखूँगा, कॉस 90 में से 30 माइनस कर दो, क्या आएगा 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ों में आप ये भी याद रख सकते हैं कि यदि साइन का कुछ एंगल कॉस के किसी भी एंगल के इक्वल है तो वो दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है, दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 90 डिग्री। जैसे कि आपका यहाँ पे है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए देखिए बच्चों, अगला आपका जो चैप्टर आता है वह 7 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है नहीं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने दो फिगर बना रखे हैं आपको सर्कल के लिए, ठीक है नहीं। तो जस्ट एक मिनट थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे शायद पेन आपको दिखाई देगा नहीं, चलिए ये आपको दिखाई दे पाएगा, ठीक है नहीं। तो क्या करते हैं बच्चों, ये आपके एक सर्कल है, सर्कल के लिए आप जानते हो यहाँ से मैं शुरुआत कर देता हूँ, ये एक रेडियस है, ठीक है, ये आपकी रेडियस है, और रेडियस को यदि दोनों तरफ से मिला दें, यानी कि एक कॉर्ड जो कि सेंटर से होकर जाती है उसे आप डायमीटर कहते हैं, ठीक है नहीं। तो चलिए अभी देखिए इसमें क्या है, मैंने एक कॉर्ड बना दिया, ठीक है नहीं, एक सर्कल के लिए एक कॉर्ड बना दिया, इस कॉर्ड से जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक, ऐसे आप कहते हैं ये, यानी कि ये जो कॉर्ड है मैं इसे नाम दे दूं ए एंड बी, तो ये ए बी कॉर्ड है, ए बी क्या है, ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, ए बी कॉर्ड है जो कि नीचे वाले इस पोर्शन को, यानी कि ये बनाया हुआ है ये वाला, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं सेगमेंट, ठीक है नहीं, क्या कहते हैं सेगमेंट, ठीक बच्चों। ऊपर वाला और सेगमेंट ये कौन सा वाला है, छोटा है ना, तो इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, ऊपर वाले को कहेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा मेजर सेगमेंट। इसी तरह से बच्चों दिस इज इट, इसी तरह से आप इधर में ये हमने ड्रॉ किया है, तो देखिए ये जो पोर्शन है ये वाला आप ऐसे कहेंगे सेक्टर, ठीक है नहीं, तो ये है माइनर सेक्टर, ठीक, एंड ऊपर वाला है आपका मेजर सेक्टर, ठीक है नहीं, दिस इज मेजर सेक्टर, ऐसे आप मेजर सेक्टर कहेंगे, ठीक है नहीं। तो देखिए एक होता है फॉर्मूला इनको निकालने के लिए, ठीक है नहीं। तो जैसे बच्चों आपसे पूछेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है नहीं, कोई भी सेक्टर का आपको फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू, अब देखिए आपसे एरिया पूछ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ शुरुआत में थीटा ही रखना है, बचा हुआ एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आपसे सेकंड आपसे पूछ सकें LNGTH लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, आपसे आर्क की लेंथ पूछेंगे, तो आर्क की लेंथ निकालने के लिए भी आपके फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू, अब देखिए ये लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये क्या है पेरीमीटर है, ठीक नहीं, तो पेरीमीटर का यहाँ फॉर्मूला रख देंगे 2πr, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए मैं थोड़ा सा इसी में बताता हूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चों जैसे आपसे यदि एरिया पूछा जाए किसी सेगमेंट का, ठीक है नहीं, कि सेगमेंट का एरिया क्या बनेगा, एक मिनट, देखिए सेगमेंट का एरिया पूछा जाता है, मुझसे कहें कि बताइए इस सेगमेंट का, ये जो मैंने अभी डार्क किया बोले बताइए इसका एरिया क्या आएगा, ठीक है नहीं, तो इसका एरिया आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है सेगमेंट के लिए, ठीक है नहीं, ये कहें एरिया ऑफ सेगमेंट, तो बच्चों आप इसके लिए क्या करेंगे कि आप यहाँ से ये जो इसके किनारे हैं यहाँ से आपके लिए सर्कल से इसे मिला दो, यानी कि ये क्या है आपकी रेडियस है, ठीक है नहीं, इस साइड को इधर में मिला दो,
ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो पूरा पोर्शन जो बना हुआ है, ये यहाँ तक जो बना है, ये पूरा एक बन गया है, यानी कि इस शेप को मैं यहाँ पे रख दूँ, देखिए ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है नहीं। तो ये क्या हो गया बच्चों, एक सेक्टर हो गया, ठीक है नहीं। इस तरह से ये जो आपका सेक्टर है, इसी तरह से ये एक सेक्टर बन गया, ठीक है नहीं। तो आप क्या करेंगे, क्या पूरा सेक्टर का एरिया ले लेना, ठीक है नहीं। सेक्टर का एरिया लेने के बाद उसमें से ये जो आपका ट्राइंगल है ऊपर वाला, ठीक है नहीं, ये जो आपका ट्राइंगल है ये यहाँ तक का, ठीक है नहीं, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है नहीं। तो आप क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है नहीं। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, बात आती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के लिए बताया है कि प्रोबेबिलिटी में आपको क्या करना है कि जितने भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट आपसे पूछा है, तो आप क्या करेंगे कि इवेंट किस इवेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो आपको करना है उन्हीं इवेंट को सेलेक्ट करना है कि वो इवेंट कितने हो सकते हैं अपॉन टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं, ठीक। लेट मान के चलिए एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, आपको यहाँ पे सेलेक्ट अपॉन टोटल वाला रूल अप्लाई करना है, ठीक है नहीं। यहाँ पे देखिए एक बैग है, ठीक है, किसी बैग के अंदर रैंडम कुछ रेड बॉल्स पड़े हुए हैं, रेड बॉल हैं आपके अंदर, मान के चलिए 2 एंड वाइट वाले बॉल पड़े हुए हैं ये रेड 3 है एंड वाइट 5 है। अब कहता है कोई बंदा आंखें बंद करके इस बैग में हाथ डालता है और इसमें से एक बॉल उठाता है, तो बताइए रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, ठीक है नहीं, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। तो बच्चों वो सेलेक्ट कौन सी कर रहा है, वो रेड वाले सेलेक्ट कर रहा है, तो आपको जो सेलेक्ट कर रहा है उसका नंबर देखना कितना है। तो देखिए सेलेक्ट करने का नंबर कितना है, ये सेलेक्ट पे फोकस करो आप, ठीक है नहीं, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उस पर फोकस करो, वो 3 है तो आपको लिखना है 3 अपॉन, देखिए टोटल, यानी टोटल बॉल देखनी है अभी, ठीक है नहीं। तो टोटल बॉल कितने हैं 5 एंड 3 8, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखिए द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 1 आर कॉल्ड श्योर सर्टेन इवेंट। बच्चों जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है वो सर्टेन इवेंट होते हैं, ठीक है नहीं, वो इवेंट सर्टेन होते हैं, निश्चित होते हैं, 100% होते हैं, ठीक है नहीं, 100% होते हैं। द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0 और कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है ना उसको इम्पॉसिबल कहते हैं, यानी कि वो होगा ही नहीं, ठीक है नहीं, या हुआ ही नहीं है। एन इवेंट विद ओनली वन पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, जिसका केवल एक ही पॉसिबल इवेंट है वो एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, ठीक है नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, देखिए किसी की प्रोबेबिलिटी भी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में हो सकती है, इससे बाहर नहीं जा सकती, ठीक है नहीं। यदि कोई ऐसा कहे कि किसी की इवेंट की प्रोबेबिलिटी -1 आ रही है तो इट इज रॉन्ग, ठीक है नहीं। या फिर कोई ऐसे कहते कि किसी की प्रोबेबिलिटी 2 आ रही है तो ये भी एकदम सरासर गलत है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव एंड मोर देन 1, जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है नहीं, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, एंड मोर देन 1 नहीं हो सकती, ठीक है नहीं, एक से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, ठीक। नेक्स्ट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1, देखिए जितने भी आपकी इवेंट आते हैं, जितने भी उनकी पॉसिबिलिटीज आती हैं, ठीक है नहीं, एलिमेंट्री इवेंट की जितनी भी पॉसिबिलिटीज आती हैं उन सबका यदि सम करें तो आपका सम 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एन इवेंट ई, कोई भी इवेंट है ई जिसके लिए देखिए पॉसिबिलिटी पी ई है, ठीक है नहीं, तो ये होता है कि मान के चलिए कि किसी भी इवेंट को होने की, यानी बीइंग हैपन पॉसिबिलिटी उसकी पी है और न होने की पॉसिबिलिटी पी ई डैश कह सकते हैं आप, पी ई नॉट कह सकते हैं, ठीक है नहीं, इसे पी ई नॉट भी कह सकते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी दोनों हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज का सम यानी कि पी ई प्लस पी ई नॉट, ठीक है, इन दोनों का सम 1 होता है, ठीक है नहीं। यदि आपको यहाँ से पी ई नॉट निकालना भी है, पी ई नॉट निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 माइनस पी ई, ठीक है, या बता देंगे, ठीक है नहीं, 1 माइनस पी ई, इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं। तो बच्चों इस तरह से आपका जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है। स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग, देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है नहीं, समझते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्याक्ष अकेडमी, और आपका यहीं पे हम वीडियो फिनिश करते हैं।